अच्छा ओके. अच्छा This call is now being recorded. This call is now Yes. taking notes. सॉरी. ओके बच्चा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, आप सबके स्कूल में अभी थर्मोडायनामिक्स चल रहा है या किसी के स्कूल में ऑर्गेनिक से स्टार्ट हुआ हुआ? सभी के स्कूल में वही वाले चैप्टर्स चल रहे हैं जो चैप्टर्स हम लोग कर रहे हैं? यस मैम, थर्मोडायनेमिक्स ही चल रहा है। ओके जयेश, गुड. साक्षी, सुजीत, साक्षी, उज्ज्वला, समा, आप लोगों के स्कूल में बेटा? कोमल? मैम मैं कॉलेज ही नहीं जाती हूँ। अच्छा उज्ज्वला, तो बेटा आप एग्जाम होंगे ना आपके, तो एग्जाम कैसे दोगे फिर आप? मैम कॉलेज को क्लास ही होती नहीं। अच्छा तो आपको बिना मतलब आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना होता है? कॉलेज क्लास ही नहीं होते मैम। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं. बच्चा आप Yes, लोगों ma'am. को याद है हम लोग मैम लास्ट टाइम हमारे इधर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप चालू है, चैप्टर 7. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप? अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ये थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर हो गया है क्या बेटा आपका? नहीं मैम. अच्छा तो उन्होंने स्टार्ट ही आपका कौन से चैप्टर से करा है? एक सेकंड में सिलेबस देखो आप लोगों का. 1 मिनट देना यस बच्चे मैम. मेरे को. 1 मिनट, मैं बुक शेयर करती हूँ आप लोगों की और बुक के इंडेक्स से देखते हैं. ओके देखिए, तो ये सारे चैप्टर्स हैं आप लोगों के. अब इसमें से बेटा जो हम लोगों ने क्लासेस में कर लिया है, हमने क्लासेस में सॉल्यूशंस कर लिया है, आयनिक इक्विलिब्रिया कर लिया है, केमिकल थर्मोडायनामिक्स हमारा आज की क्लास में ये बहुत ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा. वैसे आज ही खत्म हो जाएगा केमिकल थर्मोडायनामिक्स. सॉलिड स्टेट थोड़ा सा शायद आप लोगों का पहले हो चुका है, जब मैंने पढ़ाती थी उससे पहले हो चुका है. उसके बाद हमारे ये वाले चैप्टर्स बचे हुए. तो बच्चा उसके बाद आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. तो क्या मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर लूं? कोई और चैप्टर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं? यस मैम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा। ओके. अगर बेटा आप में से कोई और बच्चा है जिसको कोई और चैप्टर स्कूल में है तो आप वो पढ़ सकते हो. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर. ठीक है? ओके मैम, चलेगा. ठीक है बेटा. ओके बच्चा, हम लोग लास्ट टाइम थर्मोडायनामिक्स कर रहे थे और हमने थर्मोडायनामिक्स में हम लोगों ने स्टार्ट करा था स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ना. क्या आप लोगों को याद है व्हाट आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? मैं अपनी स्क्रीन तो शेयर कर रही हूँ बट एक जनरल बात, क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? कौन बताएगा जल्दी से? ये प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होती है। जो प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होती है. ओके गुड. और कुछ अगर हमें बताना हो तो? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बच्चे वो प्रोसेस जो खुद से हो जाए, जिन प्रोसेस को कराने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल बहुत ज्यादा फोर्स ना लगाना पड़े, जो प्रोसेस एक बार स्टार्ट हो तो कॉन्टिन्यूसली अपने आप होते चले जाए. प्रोसेस विच डू नॉट नीड एनी हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी और एक्सटर्नल एजेंसी टू अकर. बेटा ये टॉपिक हम लोग कर चुके हैं. ये सिर्फ रिवीजन पर्पस के लिए मैं आपको दोबारा से स्लाइड्स दिखा रही हूँ ताकि आप क्विकली रिवाइज कर लो. ठीक है? जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड की तरफ एनर्जी हीट रिलीज होना, कि कोई चीज गर्म है, अगर चाय गर्म है तो चाय अपने आप अपनी हीट सराउंडिंग को दे देगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा ना. हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक हीट अपने आप चली जाती है. सो इट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. पानी अपने आप नीचे आ जाता है. इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ऊपर लेकर जाने के लिए आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी बट नीचे तो वो अपने आप आ जाएगा. सो इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स. अगर उन्हें रिवर्स करना होता है तो हमें उनके लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, अदरवाइज उस डायरेक्शन में तो वो अपने आप हो जाते हैं. जैसे वाटर अपने आप मेल्ट हो जाता है और उसके बाद जब पानी है अगर आप उसे थोड़ी हीट दोगे तो फिर वो वेपराइज हो जाएगा. तो ये सारी बच्चे हम लोगों ने बात करी थी और इन बातों से हम यहाँ पे पहुंच गए थे कि जो एक सिस्टम है उसके अंदर अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना चाहिए तो हमारे पास जो एनर्जी है वो मिनिमम होनी चाहिए. मतलब जो एनर्जी होती है ना बच्चा, वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है.
ये बात मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन करी थी, बट जो बच्चे आज पहली बार क्लास ले रहे हैं उनके लिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ कि जब भी कोई चीज जितनी ज्यादा एनर्जी में होती है वो चीज उतना ज्यादा रिएक्टिव होती है. इफ अ सब्सटेंस हैज अ हायर एनर्जी, there are more chances that that substance will be in the reactive state. It will try to react with someone, it will try to disturb others. But if its energy is low, it will be stable. So in chemistry, always and always remember this, that energy is always inversely proportional to stability. So if a molecule wants to undergo in a stable state, it wants to reduce its energy. वो अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगा. तो अगर एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जिसमें ए से अपने आप बी बन रहा है, तो इसका मतलब बी की तरफ उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही होगी, तभी तो वो बी की तरफ जाएगा. कोई भी चीज अपने आप स्पॉन्टेनिटी में क्यों आएगा? तभी तो आएगा जब उसको स्टेबिलिटी मिल रही होगी. अब जैसे हॉट ऑब्जेक्ट है, वो क्यों एनर्जी दे रहा है? क्योंकि जब वो एनर्जी देगा तो उसकी एनर्जी लोअर डाउन हो जाएगी, वो अपने आप कूल डाउन हो जाएगा. पानी नीचे क्यों आ रहा है? पानी नीचे आ रहा है क्योंकि नीचे आकर उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसीलिए वो आ रहा है. तो हमने ये देखा कि जो रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक होने चाहिए, मतलब हीट रिलीज होनी चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में. बट प्रॉब्लम कब आई? जब हमने देखा कि कुछ कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं जो खुद से हो रहे हैं बट उसमें एनर्जी रिलीज नहीं हो रही, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है. फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग ऑफ आइस. जब आइस मेल्ट हो रही है तब आइस तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है सराउंडिंग से, अभी तो वो मेल्ट कर रही है. इज दिस बीइंग क्लियर बच्चा? For the Yes. melting of ice, the Yes, ice ma'am. Yes, is ma'am. absorbing energy to melt. It means that energy cannot be the only criteria for deciding the spontaneity. There is some other factor also which is deciding this spontaneity. So what is that factor? That factor was entropy. That factor was entropy. What is entropy? Entropy is the measure of the molecule disorder or randomness. किसी मॉलिक्यूल में कितनी ज्यादा रैंडमनेस होती है उसे हम एंट्रोपी से रिप्रेजेंट करते हैं. रैंडमनेस समझते हो ना बच्चे? केओस. केओस मतलब इधर उधर भागना, जिसके अंदर आपको ऑर्डर्ड, कोई आपको पकड़ के नहीं रख रहा है, आप इजीली मूव कर सकते हो, आपके पास फ्रीडम है. तो वो भी क्या होती है? एक स्टेबिलिटी का साइन होता है. आप एक बात समझो, कई बार हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन होती है बच्चे कि जो सॉलिड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल है. क्यों स्टेबल है सॉलिड्स? क्योंकि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड है. बट हमेशा टाइटली पैक्ड स्टेबल नहीं होता, क्योंकि बच्चा हर एक चीज की जो नेचुरल स्टेट होती है वो क्या होती है? रैंडमनेस. हर एक चीज टुवर्ड्स रैंडमनेस मूव करना चाहती है. अगर आप भी चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप चाहते हो कि आपको कोई ऐसे बांध के ना रखे, आपके पास फ्रीडम हो, जो आप करना चाहो उसकी. ऐसा भी नहीं है कि कुछ गलत करना है, बट हाँ कोई आपको बहुत ज्यादा बांध के ना रखे. अगर कोई आपको बिल्कुल ऐसे बांध के रखे कि आपको पूरा दिन यहीं बैठे रहना है, तो क्या आप उस स्टेट में स्टेबल फील करोगे? बताओ. क्या No, आप ma'am. ज्यादा देर तक बैठ नहीं. सकते हो? अगर कोई आपको बोले कि आपको एक ही जगह पर पूरा 24 घंटे 7 दिन बैठना है, तो क्या आप उस जगह पर ज्यादा देर बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे, नहीं मैम. No, ma'am. बोर बोर हो हो जाएंगे. जाएंगे, है ना? तो बेटा ऐसे ही मॉलिक्यूल्स भी होते हैं. जब भी कोई प्रोसेस होता है ना, वो चाहता है रैंडमनेस की तरफ जाना. किसकी तरफ चाहता है? रैंडम होना चाहता है. जो मॉलिक्यूल्स है वो हमेशा रैंडम होना चाहते हैं. तो उसी को हम लोग एंट्रोपी बोलते हैं. जैसे मानो कि अगर ये दो गैसेस है, ये एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट अगेन, यहाँ पर समझा देती हूँ. देख, मानो हमारे पास ये एक कंटेनर है बेटा, जिसके बीच में ये एक हम लोगों ने मानो कार्डबोर्ड लगाया हुआ है. ठीक है, कंटेनर के इस तरफ एक गैस है, ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, रेड गैस के मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, और कंटेनर के उस तरफ ब्लू गैस के मॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, और एक हमारे पास दूसरा कंटेनर है, इस कंटेनर में रेड और ब्लू बॉल्स आपस में मिक्स्ड है.
ठीक है। अब अगर बेटा मैं ये कार्डबोर्ड हटा दूं यहाँ से, अगर मैं ये कार्डबोर्ड यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, देखो, तो अब एक बात बताओ, कौन सा प्रोसेस अपने आप हो जाएगा? ये अपने आप मिक्स होना प्रेफर करेंगे या फिर मिक्स्ड गैसेस अपने आप सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे? ए प्रोसेस हो जाएगा या बी प्रोसेस होगा? बी प्रोसेस हो जाएगा। बी हो जाएगा, अपने आप रेड और ब्लू अलग हो जाएंगे। ए होगा मैम। ए होगा मैम। ए होगा मैम। ए होगा, ए प्रोसेस, वेरी गुड। ए कैसा है बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, वो खुद हो जाएगा। और बी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। डिफरेंस समझ में आया स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का? यस मैम। स्पॉन्टेनियस ma'am. प्रोसेस ये खुद से हो जाएगा और ये नहीं होगा। और बेटा ये खुद से क्यों हो रहा है? किसमें रैंडमनेस ज्यादा है? इस वाले कंटेनर में, फर्स्ट कंटेनर में रैंडमनेस ज्यादा है या सेकंड कंटेनर में रैंडमनेस ज्यादा है? रैंडमनेस किसमें ज्यादा है? सेकंड कंटेनर में। सेकंड कंटेनर में, वेरी गुड। तो यहाँ पे बेटा एंट्रोपी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में क्या होता है? एंट्रोपी इंक्रीज करती है, रैंडमनेस इंक्रीज करती है। तो यहीं से हम लोगों ने ये बात समझी थी बच्चे। इसी के अंदर भी मैं आती हूँ सेकंड लॉ के ऊपर। अब ये बात हुई कि एंट्रोपी को मेजर कैसे करें। एक्चुअल रैंडमनेस तो हम नहीं मेजर कर सकते, बट हम एक सिस्टम की एंट्रोपी में कितना चेंज आया है वो हम मेजर कर सकते हैं, ये देखकर कि उसमें आपने कितनी एंथैल्पी दी है और किस टेम्परेचर पर दी है। बेटा जितने कम टेम्परेचर पर देते हैं ना, उतना ज्यादा डिफरेंस आता है। हायर टेम्परेचर पर इतना डिफरेंस नहीं आता, लोअर टेम्परेचर पे ज्यादा डिफरेंस आता है। तो इन सब बातों से हम लोगों ने यहाँ तक अपना कंसेप्ट कर लिया था। उसके बाद हमने ये सोचा था कि अब एक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, ये इसका मतलब दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो एनर्जी, एनर्जी को मतलब मैं एंथैल्पी बोल रही हूँ कि वो एंथैल्पी पर डिपेंड करता है, और एक वो एंट्रोपी पे डिपेंड करता है। एंथैल्पी मतलब एनर्जी सिस्टम की रिड्यूस होनी चाहिए और एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, रैंडमनेस बढ़नी चाहिए। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए हमारे पास दो क्राइटेरिया हो गए थे। अब अगर एंथैल्पी कम हो रही है और एंट्रोपी बढ़ रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा ही होगा। बट अगर कभी ऐसा हो जाए कि एंथैल्पी तो बढ़ रही है और एंट्रोपी भी बढ़ रही है, अब ऐसे में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा, कैसे पता लगाएंगे? तो उसके लिए हमने बात करी थी कि हमारे पास एक जज होता है, जो जज होता है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी, और आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक, बेटा क्विकली रिवाइज करके ये देखिए, मैं सीधा आगे आती हूँ। अच्छा ये देखो, आपको मुझे बताना है इसमें एंट्रोपी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी। लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड, एक लिक्विड से सॉलिड बन गया, तो एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? रैंडमनेस सोचो, रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स की बढ़ी या कम हुई? लिक्विड से सॉलिड बन गया, तो एंट्रोपी डिक्रीज या इंक्रीज? बोलो बच्चा, लिक्विड के पार्टिकल ज्यादा रैंडम होते हैं या सॉलिड के ज्यादा रैंडम होते हैं? लिक्विड के मैम। लिक्विड के। तो अगर लिक्विड से सॉलिड बना तो रैंडमनेस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? डिक्रीज। डिक्रीज हुई एंट्रोपी। अच्छा अब दूसरा बताओ, टेम्परेचर ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज होगी मैम। इंक्रीज होगी, वेरी गुड। तो ये देखो, जैसे टेम्परेचर रेज करेंगे एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगी। अच्छा अब ये वाला रिएक्शन देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है सॉलिड फॉर्म में, ये डिकम्पोज हुआ तो बना सोडियम कार्बोनेट सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर गैस। बेटा यहाँ पर स्टार्टिंग में सॉलिड था, डिकम्पोज होके सॉलिड भी बन रहा है, साथ में गैसेस भी बन रही है, तो एंट्रोपी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? सोचो 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 बताओ। ओके कोमल आप बताओ। कोमल, तुषार। मैम एक बार वापस बताइए। बेटा क्वेश्चन है, देखो थर्ड आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ मैं।
कि एक ये देखो ये NaHCO3 सॉलिड है, ये कंपाउंड सॉलिड है, इसका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद बना Na2CO3 सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर गैस। तो इस रिएक्शन में स्पॉन्टेनिटी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? रिएक्टेंट साइड ज्यादा रैंडम है कि प्रोडक्ट साइड ज्यादा रैंडम है, ये बताओ। मैम इंक्रीज हुई। इंक्रीज हुई ना बेटा, क्योंकि गैसेस बन रही है, जिस भी साइड ज्यादा गैसेस होती है उस साइड एंट्रोपी ज्यादा होती है। देखो मोर गैसेस मॉलिक्यूल्स सो एटम्स इंक्रीज इन एंट्रोपी। लास्ट वाला देखो, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है और इससे टूट के बन रहा है 2H गैस, तो इससे एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है मैम। इंक्रीज हो रहा है। वेरी गुड। तो बेटा देखो ये सब हम लोगों ने बात कर ली थी। अब लिखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग क्या डालेंगे बच्चे? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सभी लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में हेडिंग डाल लेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद है किसी को? हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि जो एनर्जी होती है आइसोलेटेड सिस्टम की, वो कभी भी ना तो क्रिएट होती ना डिस्ट्रॉय होती। जो एनर्जी है वो सिस्टम से सराउंडिंग में चली जाएगी, सराउंडिंग से सिस्टम में आ जाएगी, बट ओवरऑल एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ओवरऑल टोटल एनर्जी सेम रहती है। तो बेटा अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ध्यान से पढ़ेंगे। द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट the total entropy of a system and its surrounding increases in a spontaneous process. The second law of thermodynamics states that the total entropy of a system and its surroundings increases in a spontaneous process. मतलब जो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है ना बच्चा, वो हमेशा इंक्रीज करती है। देखो वो ये नहीं कह रहा कि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। यहाँ पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। क्या पॉइंट है वो नोट करने वाला बच्चा? कई बच्चे सोचते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करनी चाहिए। नहीं, किसकी एंट्रोपी की बात हो रही है? टोटल यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात हो रही है। यूनिवर्स की एंट्रोपी मतलब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। याद है ना सिस्टम सराउंडिंग? थर्मोडायनामिक्स के एकदम Yes, स्टार्टिंग में ma'am. पढ़ा था हम लोगों ने। यस मैम याद है। हाँ, तो सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के बेटा यूनिवर्स बन जाता है ना। यस मैम। तो वो कह रहा है देखो टोटल एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो टोटल एंट्रोपी मतलब सिस्टम और सराउंडिंग एंट्रोपी को प्लस करते हैं। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी होती है ना, तो यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या करनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए। हो सकता है सिस्टम की एंट्रोपी कम हो रही हो, बट सराउंडिंग की एंट्रोपी इतनी बढ़ रही हो कि ओवरऑल प्लस आ जाए। तो हम इसमें किसकी बात करते हैं? यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात करते हैं। आपको पता है इसके लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम एक और स्टेटमेंट यूज करते हैं, दैट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट यूनिवर्स इज मूविंग टुवर्ड्स रैंडमनेस। दैट यूनिवर्स is moving towards randomness। सुनने में थोड़ी फिलोसफिकल सी बात लगती है, पर केमिस्ट्री ये बात कहती है कि हर सेकंड यूनिवर्स की रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है, एंट्रोपी जैसे जैसे वाटर वेपर्स रिलीज कर रहे हैं, रैंडमनेस सिर्फ इंक्रीज करती चली जा रही है, रैंडमनेस डिक्रीज नहीं हो रही। तो यूनिवर्स और ज्यादा रैंडम होता जा रहा है। बेटा सेकंड लॉ सभी को समझ में आया? जी मैम। यस चलो, मैम। ओके आगे यस चलते मैम। हैं। अब बेटा स्पॉन्टेनिटी ma'am. डिपेंड किस किस पे करती है? देखो स्पॉन्टेनिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, सिस्टम की एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है। तो अगर हमें एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स निकालना है तो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो गया कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि आप सिस्टम का टेम्परेचर और सिस्टम की एंथैल्पी तो मुझे पता है, लेकिन यूनिवर्स की एंट्रोपी निकालना कि यूनिवर्स में कितनी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, ये तो बहुत मुश्किल है ना कैलकुलेट करना। एग्री करते हो ये बात? यस मैम। है यस ना? मैम। सिस्टम की तो कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यूनिवर्स की कैलकुलेट करना तो बहुत डिफिकल्ट है। बट हम साइंटिस्ट हैं, हम साइंस वाले बच्चे, हम कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने क्या तरीका निकाला बेटा? हमने निकाला
एक कंसेप्ट गिव्स फ्री एनर्जी। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, 1 मिनट रुकना बेटा। हेडिंग डालेंगे गिव्स फ्री एनर्जी। क्या हेडिंग डालेंगे? गिव्स फ्री एनर्जी। एक सेकेंड सर। सॉरी। बच्चे लिखेंगे फॉर प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। बेटा प्रिडिक्टिंग समझते हो ना? ये बात पता लगाना Yes, ma'am. कि रिएक्शन जो होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं होगा। फॉर प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन we needed both delta S system and delta S surrounding, क्योंकि हमें टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए हमें सिस्टम भी चाहिए, सराउंडिंग भी चाहिए, ठीक है। बट इट इज इजियर टू टॉक और कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एस सिस्टम। डेल्टा एस सिस्टम के लिए बात करना हमारे लिए आसान था। तो बच्चा इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, J.W. गिब्स, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बट वैसे बता रही हूँ। J.W. गिब्स एक साइंटिस्ट है हमारे पास, अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है। उन्होंने क्या करा? उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया, उन्होंने सॉल्व कर दी ये प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करी? उन्होंने एक न्यू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर दी। इंट्रोड्यूस्ड न्यू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। उन्होंने बोला आपको डेल्टा एस सराउंडिंग की, डेल्टा एस पूरे यूनिवर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक आपको एक ऐसा सिस्टम दे रहा हूं कि आप उससे भी पता लगा सकते हो कि वो है या नहीं है। उन्होंने वो जो न्यू थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दी बेटा, वो क्या दी? गिब्स एनर्जी। क्या नाम दिया उन्होंने उसका? गिब्स एनर्जी। अपने नाम पर ही उन्होंने उसका नाम रख दिया। उस गिब्स एनर्जी का बेटा सिंबल होता है जी। क्या सिंबल होता है? जी। और उन्होंने जी का एक फॉर्मूला दिया, दैट जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। मुझे पता है अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, बट एक बार ये लिख लो, अभी समझ में आ जाएगा। वेयर एच इज द एंथैल्पी, T is temperature and S is entropy of the system। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला दे दिया हमें जिसमें हमें एंथैल्पी ऑफ द यूनिवर्स की जरूरत नहीं पड़ी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम से ही मेरा काम हो गया। ये क्लियर हुआ बच्चे? यस मैम। Yes. तो आगे चलते हैं बेटा। जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ना, जैसे हम H का सिर्फ चेंज निकाल सकते हैं, S में भी चेंज निकाल सकते हैं, ऐसे ही
हम लोग डेल्टा जी में भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हाँ चेंज मैम, निकाल वो सकते हैं। नहीं लिखना। अच्छा एक बार पीछे दिखाऊं, देख हो गया मैम। हो गया। चलो अब ध्यान से देखो बेटा, अगर मेरे को चेंज की बात करनी है तो चेंज क्या हो जाएगा, डेल्टा जी। अगर मतलब मैं चेंज की बात कर रही हूँ, देखो मेरे पास इक्वेशन थी G इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस। चेंज करना होगा तो सब में ही चेंज करना होगा, मतलब डेल्टा, डेल्टा क्या होता है, चेंज होता है। ये हमने पहले भी बताया हुआ है बेटा, ट्राइंगल का मतलब होता है चेंज। तो चेंज इन एंथैल्पी कितना आएगा, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी इंटू में एस ऑफ द सिस्टम। ये क्लियर हो रहा है ना, सब में चेंज यस की बात कर ली। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एक बार डेल्टा एस को इससे मल्टीप्लाई करा, एक बार इससे मल्टीप्लाई करा, तो एस सिस्टम डेल्टा टी। अब बेटा जो डेल्टा टी है वो तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब डेल्टा टी जीरो हो गया, टेम्परेचर में कोई चेंज आया ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो हो जाता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इस इक्वेशन की हेल्प से हम स्पॉन्टेनिटी बता पाएंगे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। एग्जाम में इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। चले बेटा आगे, लिख लिया ये सबने। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। मैम एक बार रिपीट करना। अच्छा देखो, देखो बच्चों, हमने बोला दैट G इज इक्वल्स टू H माइनस TS, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल्स टू एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर इनटू में एंट्रोपी। पर होता क्या है बच्चा, किसी भी सिस्टम की ना आप एग्जैक्ट एंथैल्पी या एग्जैक्ट एंट्रोपी नहीं निकाल सकते कि इसमें कितनी रैंडमनेस है। आप चेंज निकाल सकते हो कि इसमें कितना चेंज आया। जैसे हम लोग बात करते हैं स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन की ना, कि हमें सिर्फ चेंज पता चल सकता है कि इसमें कितना चेंज आया। जैसे अगर आप सोचो कोई आपको पूछना हो कि ये बच्चा एग्जैक्ट कितना शैतान है, तो क्या आप किसी मेजरमेंट कोई नंबर में बता सकते हो कि ये बच्चा कितना शैतान है? नहीं मैम। नहीं बता सकते ना। लेकिन आप उसका ऑब्जर्व बिहेवियर करके बता सकते हो थोड़े टाइम बाद कि अरे इसकी शैतानी तो बहुत बढ़ गई या इसकी शैतानी तो कम हो गई। क्या ये बात क्लियर हुई बच्चे? जी मैम। यस यस मैम। मैम। है ना। तो बच्चे ऐसे ही हम किसी भी सिस्टम का एग्जैक्ट नहीं बता सकते, हम उसमें क्या बता सकते हैं, चेंज। चेंज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। तो डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस। सब में चेंज ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेटा जब मैं इस इक्वेशन को खोल के लिखूंगी तो डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस, बेटा एक बार जो चेंज होता है वो टी के साथ आएगा, एस सेम रहेगा, फिर डेल्टा एस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी सेम रहेगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो टी डेल्टा एस माइनस एस डेल्टा टी। एक बार डेल्टा टेम्परेचर के साथ आएगा, एक बार डेल्टा एस के साथ आएगा। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है मैथ्स में, प्रोडक्ट रूल यस मैम। पढ़ा है ना, यूवी का प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा ना। यू एक बार ऐसे ही रहता है, वी के साथ डिफरेंशिएशन आ जाता है, फिर प्लस वी ऐसे ही रहता है, यू के साथ डिफरेंशिएशन आ जाता है। यस मैम। वो नहीं भी पढ़ा तो भी इधर देखो, एक बार टी को ऐसे ही रखेंगे, डेल्टा के साथ एस लगाएंगे, एक बार एस ऐसे ही रखेंगे, डेल्टा टी के साथ लगाएंगे। अब बच्चा एक बात समझो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब टेम्परेचर में तो कोई चेंज हो ही नहीं रहा, मतलब डेल्टा टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, जीरो हो गया। और अगर बच्चा डेल्टा टी जीरो है तो इसका मतलब ये नंबर जीरो हो गया। अब बच्चा ये नंबर कोई भी है, इसे मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये पूरा का पूरा नंबर जीरो हो जाएगा या नहीं हो जाएगा?
हो जाएगा मैम। जाएगा। तो इसका मतलब बच्चा मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या बचेगी, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस विल बी माय फाइनल इक्वेशन। क्लियर हुआ? यस Yes, ma'am. अब हम ये देखते हैं बच्चा कि इस डेल्टा जी से हम स्पॉन्टेनिटी को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। डेल्टा जी और स्पॉन्टेनिटी के बीच में क्या रिलेशन है? तो हेडिंग डालेंगे बच्चे गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। हेडिंग विल बी गिब्स फ्री एनर्जी। हम थोड़ा पीछे लेंगे क्या? हाँ हाँ, एक मिनट, ये लो। चलूं आगे? एक मिनट। Yes, ma'am. ओके ओके ओके। हो गया मैम। हो गया, चलो हेडिंग डालेंगे बेटा गिब्स फ्री एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। कि अब हम गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से स्पॉन्टेनिटी कैसे कर रहे हैं बच्चा, देखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा एस यूनिवर्स शुड बी मोर देन जीरो। जो यूनिवर्स की एंट्रोपी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो इंक्रीज करनी चाहिए। एग्री? क्या मैं डेल्टा एस यूनिवर्स को ऐसा लिख सकती हूँ, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी मोर देन जीरो। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। Yeah, बेटा ma'am. देखो, अब ना मैं ये सिस्टम वर्ड हटा रही हूँ। अगर डेल्टा एस सिंपली लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वो सिस्टम की ही बात कर रहा होगा। अगर सराउंडिंग लिखा है तो मतलब सराउंडिंग की बात कर रहा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब वो सिस्टम की बात कर रहा है। ठीक है, तो डेल्टा एस प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी मोर देन जीरो। अब बच्चा याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था दैट डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। पढ़ा ही हम लोगों ने फॉर्मूला यस मैम। लास्ट क्लास में। Yes, ma'am. अच्छा ठीक है बेटा, क्यू जो होता है उसे डेल्टा एच भी बोलते हैं। डेल्टा एच क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मैं लिख सकती हूँ दैट डेल्टा एस सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एच अपॉन में टी हो जाएगा। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना बेटा, सिस्टम अगर हीट ले रहा है तो सराउंडिंग हीट रिलीज कर रहा होगा इक्वल। सिस्टम उतनी ही हीट ले पाएगा जितनी सराउंडिंग दे रहा है, या अगर सिस्टम हीट दे रहा है तो सराउंडिंग वो हीट ले रहा होगा। मतलब कि डेल्टा एच सिस्टम विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग। क्या मैं ये बात लिख सकती हूँ? यस मैम। देखो, नहीं समझ में आया दोबारा समझो। मानो यहाँ पर एक चाय का कप है, ठीक है बेटा, ये चाय का कप मेरे लिए सिस्टम है, ठीक है, और इसके जो आसपास वाला एटमॉस्फेयर है ये मेरे लिए सराउंडिंग है। बेटा ये जब जितनी हीट देगा तो उतनी हीट सराउंडिंग में प्लस हो जाएगी। मतलब अगर सिस्टम से हीट माइनस हो रही है तो सराउंडिंग में हीट प्लस हो जाएगी। कितनी हीट प्लस होगी, जितना सिस्टम देगा उतनी ही हीट प्लस होगी ना बच्चा। एग्री कर रहे हो इस बात यस पे? मैम। Yes, यस ma'am. मैम। एग्री। चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर मानो मेरे पास यहाँ पर एक सिस्टम है, ठीक है, ये सराउंडिंग है। अब इसमें मानो मेरे पास एक जूस है, ठीक है, एकदम चिल्ड बर्फ वाला जूस है। तो बेटा सिस्टम अगर इसको हीट देगा तो जितनी हीट इसको सराउंडिंग देगा उतनी तो हीट इसकी इंक्रीज करेगी, ज्यादा हीट थोड़ी इंक्रीज करेगी। जितनी हीट इसको सराउंडिंग देगा उतनी हीट इसकी इंक्रीज कर जाएगी। ऐसा ही होगा ना? यस मैम। यस मैम। सबको समझ में आ गया ये पॉइंट?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, तो वेरी गुड। तो अब Yes, इससे ma'am. बेटा ये चीज समझते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम इससे एक चीज अब समझ लेते हैं। बेटा जैसे डेल्टा एस सिस्टम का फॉर्मूला है, डेल्टा एच सिस्टम अपॉन में टेम्परेचर, ऐसे डेल्टा एस सराउंडिंग का फॉर्मूला होगा डेल्टा एच सराउंडिंग अपॉन में टेम्परेचर। पर क्या डेल्टा एच सराउंडिंग को हम माइनस डेल्टा एच सिस्टम लिख सकते हैं? सराउंडिंग बेटा जितनी भी हीट ले रहा होगा उतनी तो हीट सिस्टम से माइनस हो रही होगी ना। अगर Yes, ma'am. सिस्टम में हीट माइनस, साइन चेंज हो जाएगा ना, वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। अगर सराउंडिंग हीट दे रहा है तो सिस्टम हीट ले रहा होगा, अगर सिस्टम हीट दे रहा होगा तो सराउंडिंग ले रहा होगा, तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं डेल्टा एस सराउंडिंग को क्या ऐसे लिख सकती हूँ? माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन में टेम्परेचर। कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा इसको अगर मैं यहां लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एस माइनस डेल्टा एच सिस्टम अपॉन में टी। इट शुड बी मोर देन 0। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय टेम्परेचर। अगर मैं दोनों साइड टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा टी डेल्टा एस माइनस, देखो यहां से टी से करूंगी तो टी से टी कट जाएगा, डेल्टा एच सिस्टम शुड बी मोर देन 0। ये क्लियर हुआ? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये वाला स्टेप ना समझ में आया हो? बेटा 0 को देखो, इसको भी टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करा, इसको भी टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करा, इसको भी टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करा, देखो ये वाला टी से वाला टी कट गया, 0 से टी मल्टीप्लाई करके 0 ही आ गया, तो ये बन गया। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. अब एक बात बताओ, डेल्टा जी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा सिस्टम, ये पढ़कर Yes, आए हैं हम। Yes, ma'am. तो इसको माइनस डेल्टा जी लिख सकती हूँ? देखो क्या इसे माइनस डेल्टा जी लिख सकते हैं? नहीं समझा? चलो दोबारा करते हैं। हम लोग अभी यहां तक पहुंच गए हैं दैट टी डेल्टा एस माइनस डेल एच शुड बी मोर देन 0। ये हमने कहां से निकाला? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से ही निकाला। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने ही हमें बोला था कि टोटल एंट्रोपी इंक्रीज करनी चाहिए, तो हमने टोटल एंट्रोपी का ही डेरिवेशन रख रख के सराउंडिंग से हम लोग सिस्टम पर आ गए। ये क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब बेटा जो डेल्टा जी होता है दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर मैं साइन चेंज कर दूं तो माइनस डेल्टा जी विल बी इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा एस बन जाएगा या नहीं बन जाएगा अगर मैं सारे साइन चेंज कर दूं तो? Yes, ma'am. बन जाएगा। बन जाएगा। तो इसका मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये माइनस डेल्टा जी हो गया ना, तो माइनस डेल्टा जी शुड बी मोर देन 0। और अगर बेटा माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। तो डेल्टा जी शुड बी लेस देन 0 फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये देखो, जैसे हम कह रहे थे डेल्टा एस यूनिवर्स मोर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस।
उसी चीज को हमने किससे रिप्लेस कर दिया कि जो डेल्टा जी है सिस्टम का वो लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब नेगेटिव होना चाहिए फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर हुई ये बात? जी मैम। ये देखो, इसका मतलब अगर डेल्टा एस यूनिवर्स का पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर डेल्टा एस यूनिवर्स नेगेटिव आता है तो डेल्टा जी पॉजिटिव आता है और रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर डेल्टा एस यूनिवर्स 0 है तो डेल्टा जी भी 0 होगा और रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर होगा। और देखो बच्चा, इस वाली इक्वेशन में अब हमें सराउंडिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टम से निकाल पा रहे हैं, क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ डेल्टा जी की वैल्यू देखनी है कि डेल्टा जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। डेल्टा जी नेगेटिव है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस। और डेल्टा जी के लिए हमें यहाँ पर डेल्टा एस सिस्टम चाहिए, यूनिवर्स का नहीं चाहिए, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ओके बेटा, आज ही चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, बस लास्ट के 2 टॉपिक्स बचे। आप लोग लिख लो, फिर मैं स्लाइड चेंज करती हूँ। Let me know when I can change the slides. हो गया मैम। ओके बेटा, ये देखो, ये हम लोगों ने कर लिया है बेटा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी लेस देन 0, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 के इक्वल होता है, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी इज मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव होता है। कई बार बच्चे पॉजिटिव मोर देन और लेस देन में कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, तो जिन बच्चों को ऐसे ये लेस देन मोर देन के साइन में कंफ्यूजन होती है, वो बच्चे ऐसे याद रखें कि स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव। 0 से छोटे नंबर नेगेटिव होते हैं ना, और 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और देखो, चले बेटा आगे। चल, अब देखो Yes. बच्चा, यहाँ पर समझते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में क्या होगा। एक बात बताओ, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, और डेल्टा एस नेगेटिव है, ध्यान से समझना बेटा, अगर ये नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। यस मैम। सब Yes, में आ रहा ma'am. है? अच्छा, ये पॉजिटिव हो गया। अब अगर ये भी पॉजिटिव नंबर है और ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो डेल्टा जी की टोटल वैल्यू कैसी आएगी? Negative, ma'am. कैसे, दोबारा समझो। नहीं मैम, मानो पॉजिटिव है। मानो मैं देखो एक वैल्यू पुट करके देखती हूँ, डेल्टा एच पॉजिटिव लेना है, मानो मैंने +2 ले लिया, ठीक है, माइनस टेम्परेचर तो बेटा हमेशा ही पॉजिटिव में होता है, टेम्परेचर मान लेते हैं 10 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब वो कह रहा है डेल्टा एस आप माइनस में ले लो, मान लो मैंने -3 ले लिया, तो बेटा ओवरऑल आंसर मेरा कैसा आएगा? -2 + 30, तो आंसर ओवरऑल डेल्टा जी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा ना बच्चे? समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो डेल्टा जी कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? Non-spontaneous, ma'am. नॉन स्पॉन्टेनियस, वेरी गुड। ठीक है, अब दूसरी सिचुएशन लेते हैं। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है। बेटा अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव इस पूरे को क्या बना देगा? नेगेटिव।
अब अगर ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है तो डेल्टा जी कैसा आएगा? पॉजिटिव। अच्छा, -2 -3 आंसर कैसा आता है? माइनस के प्लस? माइनस। माइनस में आता है ना बच्चे। अगर ये नंबर भी माइनस में है और ये नंबर भी माइनस में है तो ओवरऑल आंसर कैसा आता है? नेगेटिव आता है ना। यस मैम, नेगेटिव आता है। तो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। कैसा होगा रिएक्शन? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, अब बेटा नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मतलब ये एक ऐसा नंबर हो गया -3 माइनस ये प्लस हो गया, ठीक है, और यहाँ पे कोई नंबर आ रहा है। अब बेटा इसका आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। कैसे? अगर x बड़ा हुआ तो आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, अगर x 3 से छोटा हुआ तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। एग्री कर रहे हो इस बात पे? यस यस मैम। मैम। इसका मतलब बेटा जो डेल्टा टीएस है वो तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन आंसर मेरा प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब लो टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस और हाई टेम्परेचर पे नॉन स्पॉन्टेनियस। ये देखो, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है मतलब -2 और टी डेल्टा एस देखना है तो प्लस। अगर बेटा ये नंबर बड़ा हुआ तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, मतलब हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। और अगर ये नंबर छोटा हुआ तो ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो जल्दी से ये टेबल बना लेंगे बच्चा क्विकली। सिमिलरली ये वाला डन। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो आप। और अब बेटा देखो, मेरे को आपको लास्ट बताना है। इधर तो आपके सिलेबस में नहीं है, एक सेकेंड रुक जाओ। एक बस लास्ट हेडिंग डाल लो, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, ठीक है? यस मैम। चलिए बेटा, हेडिंग डालेंगे गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। गिब्स एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वैसे तो बेटा हम लोग ये नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा रिलेट हो जाता है। इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर a मोल्स ऑफ a प्लस b मोल्स ऑफ b में इक्विलिब्रियम में है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है बैकवर्ड भी जा रहा है, और c मोल्स ऑफ c प्लस d मोल्स ऑफ d बन रहे हैं। हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, वहीं से मैं रिलेट कर रही हूँ। तो बेटा ऐसे में जो इक्वेशन होती है ना, वो होती है डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू सी। अब होता क्या है, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी तो 0 के इक्वल हो जाता है और क्यू सी इज इक्वल्स टू के सी हो जाता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा ये इक्वेशन हो जाती है 0 इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के सी। इसको इधर लेके जाऊंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू प्लस आर टी एल एन के सी। एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना मैंने बताया था, एल एन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 लगा देते हैं, तो ये हो जाता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू 2.
अच्छा सॉरी प्लस होता है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट विल बी इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log KC। बेटा log KC अगर आप में से किसी को कंफ्यूजन है बच्चे, तो प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होता है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। हो सकता है जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन करा उन्हें ना समझ में आ रहा हो, बेटा ये हम लोगों को ना पिछले चैप्टर से है, आयोनिक इक्विलिब्रिया से रिलेट हो रहा है। अभी के लिए आप ये फॉर्मूला याद कर दो, मैं आपको रिवीजन में समझा दूंगी। इसमें R होता है गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 8.314। T होता है टेम्परेचर, ठीक है, और ये डेल्टा जी नॉट होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। और इसी के साथ आवर चैप्टर इज डन। बेटा मैं ये पीपीटी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, डू नॉट वरी। Okay, ma'am. ओके, और बाकी इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी इनको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चा। मैम Please- यूट्यूब पे थोड़े से लेट हो जाते हैं रिकॉर्ड आने में। अच्छा बेटा अभी शायद आ गए होंगे, आप टाइमली आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे तो जो पुराने चैप्टर्स है मैं ये पीपीटी का लिंक भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। और बेटा आप लोग साथ साथ अपनी बुक्स को Okay, जरूर ma'am. रेफर करो, बुक्स को रेफर करके बुक्स के क्वेश्चन जरूर ट्राई करो। देखो अब जैसे हमारा थर्मोडायनामिक्स वाला चैप्टर हो गया, ये इन लोगों ने ये पूरा पढ़ लिया। अरे सॉरी, ये देखो गिब्स एनर्जी, स्पॉन्टेनिटी, रिएक्शन, टेम्परेचर के साथ रिलेशन पूरा। तो अब जो इसके क्वेश्चंस है ना बेटा वो आप ट्राई करो। जैसे देखो ये रिएक्शन दे रखा है, ये रिएक्शन देख के बताना है स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। देखो डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस पॉजिटिव है, इतने केल्विन टेम्परेचर पर, ये तो ये वाले फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, और वैल्यू पुट करके देखो डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो कर सकती हो अब आप ऐसे वाले क्वेश्चंस। ये देखो डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, और टेम्परेचर दे रखा है, तो क्या आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस इस वैल्यू में पुट करके? सिर्फ यही तो पता लगाना है ना डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस अब आप ट्राई करना स्टार्ट करो। क्लियर हुआ? यस मैम। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्लास में हम रिवीजन करेंगे, थोड़े से थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, और देन मैं आपको टाइम हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा दूंगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। टेक केयर बच्चे, गुड नाइट। बाय मैम, गुड गुड नाइट नाइट। मैम। बाय बच्चे, गुड नाइट। Good night. गुड Thank you. नाइट, गुड नाइट।